नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है, फंडामेंटल क्लासेस में। मैं अभिषेक जौहरी कई दिनों बाद आपसे जुड़ा हूं और जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज़ है, तो लगभग जितनी मेन भारतीय राज्य व्यवस्था है वो सब मैंने आपको करा दिया है। केंद्र सरकार के बारे में बता दिया, राज्य सरकार के बारे में बता दिया, संविधान के बारे में बता दिया, अब कुछ पंचायत राज के बारे में बता दिया। अब देखिए कुछ संस्थाएं बचती हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, और उससे आपके आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न रहते हैं। तो देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी की, जिसको हम कहते हैं निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन। देखिए जो भी चुनाव होते हैं तो आप देखते हैं चुनाव की जिम्मेदारी किस पे होती है। मतलब कोई भी इलेक्शन अगर होने वाले हैं, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, कितने भी इलेक्शन हो या उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो, तो वो सब कंडक्ट कौन कराता है? वो सब कंडक्ट कराती है निर्वाचन आयोग, जो एक स्वतंत्र बॉडी है जो किसी के दबाव में कार्य नहीं करती है। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है इलेक्शन कमीशन को। जैसे दो चार बॉडियाँ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो फ्री होती हैं, जिस पर किसी का प्रेशर नहीं होता है, उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। एक मैंने आपको संस्था पढ़ाई थी कैग, महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षा। तो ऐसे ही जो है निर्वाचन आयोग है। अब निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान में कहाँ है? सबसे पहली बात तो बेसिक क्वेश्चन जब आप भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो यहीं पर आ जाती है कि संविधान के किस भाग में क्या बात कही गई है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, निर्वाचन आयोग का जो जिक्र है वो संविधान के भाग 15 में है। कहाँ पर है? भाग 15 में। और भाग 15 में कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक इसका जिक्र है? तो अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि निर्वाचन आयोग क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उद्देश्य क्या है, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, निर्वाचन आयोग की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, और एक निर्वाचन आयोग एक नागरिक को क्या क्या अधिकार देता है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं भाग 15 की, इलेक्शन कमीशन की। देखिए इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और एक अपने आप में एक ये फ्री बॉडी क्यों है। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है या विशेषता क्या है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मतलब कैसी कंट्री है? डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक देश है हमारा। डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र, हमारे भारत में क्या है? डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र है। अब देखिए कैसे आप डिसाइड करते हो लोकतंत्र की परिभाषा का मतलब आप समझते हो लोगों का शासन। तो किसी भी देश के लोकतंत्र का मतलब ये हो गया कि जनता द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि है वो निष्पक्ष रूप से चुना जाए, उसमें किसी का भी हस्तक्षेप ना हो। तो ये लोकतंत्र की जब आप परिभाषा पढ़ते हैं तो इसमें निष्पक्ष कराने की मतलब जो चुनाव है आपका, जो मतदान आपको करना है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान हो। मतलब किसी तरीके का आपका प्रेशर ना हो, कुछ नियम और रेगुलेशन ऐसे हों जो किसी के आप प्रेशर में ना आओ। तो यही सब काम करने के लिए जो संस्था बनाई गई है तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ का निर्वाचन कैसा हो। तो इसी निर्वाचन को कराने के लिए जो संस्था बनी है वही क्या कहलाती है? निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन। उसका जिक्र है संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में। अब देखिए, अब हम यहाँ पर मुख्य रूप से देखते हैं सबसे पहले उद्देश्य क्या है निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग का जो ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखना और निष्पक्ष रूप से मतदान कराना। मतलब आपका जो भी कार्यपालिका का प्रधान है या और भी जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब जैसे राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने की संस्था है, भारत का प्रतिनिधित्व पूरा राष्ट्रपति कर रहा है। तो जो भी आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है कि जैसे आपके क्षेत्र में विधायक होते हैं, आपके क्षेत्र में एमएलएज होते हैं जो आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो भी आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है वो प्रतिनिधित्व में जब आप मतदान करो तो वो मतदान निष्पक्ष रूप से हो जाए। तो उसके लिए किसकी नियुक्ति करी जाती है? निर्वाचन आयोग की। उसमें मुख्य कौन होता है? निर्वाचन आयुक्त। उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र की गरिमा को बनाने के लिए संविधान निर्माताओं ने निर्वाचन आयोग का जिक्र करा और उसको एक संवैधानिक संस्था बताया है जो किसी के प्रेशर में काम नहीं करती है।
अब देखिए निर्वाचन आयोग का संविधान में कहाँ उल्लेख है, कौन से अनुच्छेद में? 324 में ये बताया गया है कि एक निर्वाचन आयुक्त होगा, एक निर्वाचन आयुक्त होगा, ठीक है, एक मुखिया होगा। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता था कि 1989 तक, 1989 तक एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। उसके बाद क्या करा, जैसे एक हेड है, एक चेयरपर्सन है, वही पूरी इलेक्शन कमीशन को हैंडल करता था। 1989 में क्या हुआ, 1989 में ये बात हो गई कि जो निर्वाचन आयुक्त है उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ और भी निर्वाचन सहायक होंगे। सहायक का मतलब कर सकते हैं जैसे न्यायाधीश, जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता है एक मुख्य न्यायाधीश होता है, एक चीफ जस्टिस होता है, उसके साथ दो या दो से ज़्यादा, जैसे आप देखते हैं 7 लोग थे मूल संविधान में, इस समय 33 न्यायाधीश हैं। उसी तरीके से निर्वाचन आयुक्त में भी निर्वाचन सहायक होते हैं, मतलब एक पूरी संस्था होती है, एक चेयरपर्सन होता है और कई मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त और भी निर्वाचन आयुक्त होते हैं 1989 से। और 1989 में इसको सुप्रीम कोर्ट पे गया भी था ये मैटर कि ये जो है संविधान में ये संभव है कि नहीं संभव है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जायज़ माना और कहा कि एक से ज़्यादा जो है वो निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो और होगा और उसके अंडर में एक से ज़्यादा निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं। तो निर्वाचन आयुक्त का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या बन गया कि कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयुक्त का वर्णन है? तो निर्वाचन आयुक्त का वर्णन जो है वो संविधान के अनुच्छेद 324 में है। तो देखिए आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज़ चल रही है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी सहायता मिल रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, यूपी की भी कई वैकेंसीज आ गई हैं। जैसे कि अगर ये टॉपिक हम देखें तो यूपी एसआई में मूल विधि आप संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको पढ़ना है, एसएससी में भी आपको जीएस में पढ़ना है। इसी के साथ साथ जो बच्चे अब टीजीटी और पीजीटी की तैयारी पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा वीडियो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके साथ हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। तो आइए, हमने देख लिया कि अनुच्छेद 324 में क्या है कि निर्वाचन आयुक्त का जिक्र है। 1989 से एक से अधिक निर्वाचन सहायक होते हैं निर्वाचन आयुक्त के, और इसका उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखना। अब देखिए अनुच्छेद 325 क्या कहता है। अनुच्छेद 325 से पढ़ने से पहले हम ये है कि चलिए निर्वाचन आयोग के कार्य पढ़ लेते हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं? देखिए निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं क्या कराना? इलेक्शन कराना। मतलब इलेक्शन में जो आप देखते हैं आचार संहिता निकलती हैं या चुनाव चिन्हों का वितरण होता है, या किसी पार्टी को राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी घोषित करना है या क्षेत्रीय पार्टी घोषित करना है, नामांकन की तारीख रखनी है, आचार संहिता की तारीख रखनी है, तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन आयुक्त की। तो निर्वाचन आयुक्त की या निर्वाचन आयोग की ये जिम्मेदारी होती है कि जितने भी आपके इलेक्शन हैं वो कंडक्ट कराएं। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो इलेक्शन कमीशन आपके संविधान में वर्णित है अनुच्छेद 324 में, वो कौन कौन से इलेक्शन कराता है? वो आपका जितने भी लोकसभा के इलेक्शन हो गए, जितने भी विधानसभा के इलेक्शन हो गए, या जो और आपके इलेक्शन होते हैं वो कौन कराता है? ये अनुच्छेद 324 में जिस निर्वाचन आयोग का वर्णन है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि रिसेंट में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है, परिसीमन जारी हो चुका है। तो उसके लिए जो पंचायत चुनाव कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ये मुख्य निर्वाचन आयोग है और जो इसका काम सिर्फ इसमें जो सहायक नहीं होते, एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और हर राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जिसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि जो आपके स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, जैसे प्रधानी के, ग्राम प्रधानी के चुनाव हो रहे हैं, तो वो ये 324 वाला निर्वाचन आयोग नहीं कराएगा। वो कौन कराता है कंडक्ट? राज्य निर्वाचन आयोग। और उसका जिक्र कहाँ पर है? 243 के। कौन से अनुच्छेद में उसका जिक्र है? अनुच्छेद 243 के में उसका वर्णन है। बाकी जितने आपके इलेक्शन हैं वो कौन सा कराता है? मुख्य निर्वाचन आयोग, जिसका वर्णन अनुच्छेद 324 में है। लेकिन पंचायत चुनाव के लिए कराए जाने वाले इलेक्शन कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका वर्णन कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 343 के में। तो ये इलेक्शन कमीशन के काम होते हैं। मुख्य काम जैसे मैंने आपको बता दिए, इलेक्शन कराना, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देना। देखिए राष्ट्रीय पार्टी का मतलब जैसे आप देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस है,
भारतीय जनता पार्टी, ये कैसी दल हैं, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे क्षेत्रीय राजनीतिक दल की, तो जैसे आप देखते हैं यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, कलकत्ता में तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी है, या उनकी क्या कहते हैं ओवैसी की एआईएम पार्टी है। तो ये सारी पार्टी कैसे है, क्षेत्रीय पार्टी। तो कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका निर्धारण भी कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको हम आपको बताएंगे, कब पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी घोषित हो जाती है और कब पार्टी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी घोषित हो जाती है। तो ये सब कार्य होते हैं निर्वाचन आयोग के। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग जो आपकी मतदाता सूची बनती है निर्वाचन में, तो उसको भी जो है कौन बनाता है, वो निर्वाचन आयोग के ही अंडर में बनती है। कि जो आप देखते हैं कि बीएलओ वगैरह काम करते हैं, वो सब चुनाव आयोग के या निर्वाचन आयोग के अंडर में काम करते हैं। इसी तरीके से आपको मतदान करने का भी अधिकार है। तो ये सारी बातें जो है वो निर्वाचन आयोग डील करता है। यहाँ पर देखिए एक मुख्य बात जो है कि अनुच्छेद 325 आपको इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 325 में हर भारतीय नागरिक का ये अधिकार है कि वो मतदाता सूची में, जो वोटर लिस्ट में है, अपना नाम दर्ज कराए। मतदाता सूची में हर व्यक्ति को अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, संविधान के आर्टिकल 325 के अनुसार। तो 325 के अनुसार हर भारतीय नागरिक को, मतलब आपका ऐसा नहीं हो सकता कोई जो है नाम दर्ज कराने से मना कर दे। तो वो किसका काम है, निर्वाचन, वो अनुच्छेद, उसका जिक्र कहाँ पर है, संविधान के अनुच्छेद 325 में ये है कि मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज हो। देखिए पहले क्या था कि पहले जो था, अगर आप बात करें तो पहले 1909 में इतिहास में आप पढ़ोगे एक मोहल्ले मिंटो एक्ट आया था। उस मोहल्ले मिंटो एक्ट में क्या कहा गया था कि निर्वाचक मंडल जो है, जो निर्वाचक मंडल है, जैसे ये जो मतदाता सूची हो गई वो पूरा आपका निर्वाचक मंडल हो गया। तो उस समय क्या होता था कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करी गई थी, सेपरेट निर्वाचक मंडल की। तो पृथक निर्वाचक मंडल में क्या था कि जो जितनी एक वोटर लिस्ट बनती थी उसमें सारे मुस्लिम होते थे, और उस मुस्लिम में से ही एक इंसान इलेक्शन लड़ता था और वही जीतता था। मतलब धर्म के आधार पर यह किया गया था कि मुस्लिमों का जो प्रतिनिधित्व है वो एक मुस्लिम ही करेगा। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान ने इस बात को ध्यान रखा है, वो आप पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो है पंथ निरपेक्ष संविधान है, तो हमारे यहाँ जो है पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था नहीं है। पहले ये मुस्लिमों के लिए करा गया ब्रिटिश पीरियड में, फिर ईसाई यहूदियों के लिए भी ये चीज़ को करा गया। लेकिन जब हमारी भारतीय संविधान निर्मित हुआ तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी वोटर लिस्ट में आपको आपका नाम दर्ज कराने का अधिकार है। तो कहाँ पर है, अनुच्छेद 325 में। ये अनुच्छेद 326 क्या है, इसको ध्यान रखिए। अनुच्छेद 326 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। मतलब आपका अपना राइट है, मेरा मत, जैसे आप स्लोगन भी पढ़ते हैं, मेरा मत मेरा अधिकार। तो इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान को जो है वोट देना चाहिए, मेरा मत मेरा अधिकार। आपकी अंगुली पे निशान भी लगता है। तो मेरा मत मेरा अधिकार कौन सा संविधान का अनुच्छेद आपको प्रोवाइड कराता है, संविधान का अनुच्छेद 326 प्रोवाइड करता है। अब इसको आपको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप कितने साल के हो जाते हो तो आपका वोटर कार्ड बन जाता है। हर किसी को पता होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको पता है कि जब आप 18 वर्ष के हो जाते हो तो आपका जो नाम है, आप मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं और आप जो है वोट डाल सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि पहले मतदान करने की उम्र 21 वर्ष थी। कितनी थी, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले मतदान में वोटर लिस्ट में आपका नाम कब दर्ज होता था, जब आप 21 साल को हो जाते थे। लेकिन आपका वोट बन जाता है जब आप 18 साल के हो जाते हो। तो इस 21 से 18 साल की जो उम्र करी गई, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है ये कब हुआ और कौन से संविधान संशोधन में ये हुआ। तो देखिए 61वें संविधान संशोधन में, 61वें संविधान संशोधन में 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इस चीज़ को कह दिया गया, जो वोट डालने की एज है वो 21 साल से 18 साल कर दी गई। और इस समय गवर्नमेंट थी राजीव गांधी की। राजीव गांधी के समय पे जो मतदान की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है उसको मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्टर करने का और वोट डालने का हक होता है।
ठीक है, तो ये बात कहाँ पर कौन सा अनुच्छेद आपको ये शक्ति देता है? ये आपका वैधानिक अधिकार है। जैसे आप मौलिक अधिकार पढ़ते हो, इसी तरीके से अनुच्छेद 325 और 26 जो हैं आपके वैधानिक अधिकार है। कौन कौन से? कि मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्टर कराना और वोट डालने का अधिकार। अब इसके बाद जो 327, 28, 29 जो आपके अनुच्छेद हैं निर्वाचन आयोग में, वो संसद और राज्य विधानमंडल को इसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति देते हैं निर्वाचन के संबंध में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राजीव गांधी के टाइम पे 61वां संविधान संशोधन करके 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु कर दी गई बोर्ड बनवाने की। तो इस तरीके के जितने भी नियम या संशोधन हैं तो उन सबको कौन कर सकता है? अगर राज्य की बात है तो राज्य विधानमंडल, और अगर केंद्र की बात है तो संसद को ये सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये इलेक्शन बॉडीज़ के आपके कुछ कनेक्शन वो कमेंट रहे, तो आप वो मेन पॉइंट रहे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि भारत का इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या है, और जल्दी ही हम आपका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।